हेलो एवरीवन, वेलकम टू रियल क्राइम स्टोरी। जनवरी 2022 नासिक के शहर देवलाली कैंप के लव विद मार्केट में 23 साल लड़की की मुलाकात दानिश शेख से होती है। कैजुअल शुरू हुई बातों से मालूम पड़ता है कि दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे और दोनों ने सेम ही कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट की। अब एक कॉमन कनेक्शन होने की वजह से वो लड़की उसके साथ कंफर्ट फील करती है। फिर दानिश उसे बताता है कि वो टीसीएस कंपनी में जॉब करता है, वो चाहे तो उसकी हेल्प कर सकता है जॉब में। ये लड़की के लिए एक मौका होता है और यहाँ से उनकी बात आगे बढ़ना शुरू होती। फिर वो अपना बीसीए कंप्लीट करती है और दानिश के कहने पर वो टीसीएस कंपनी में अप्लाई करती है, जहां उसे एसोसिएट की पोस्ट पर सिलेक्ट कर लिया जाता है। अब दोनों की सेम कंपनी होती है तो मिलना और भी आसान हो जाता है। धीरे धीरे दोनों कॉल्स, मैसेज, कैंटीन, साथ आना जाना ये सब बढ़ जाता है और ये सब ऊपर से देखने में बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। हेलो एवरीवन, मैं अरीबा खान। तो चलिए आगे की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। लेकिन जुलाई 2022 पहली बार कुछ चीजें बदलती हुई नजर आई। दानिश उसे देवलाली कैंप बुलाता है, एक ऐसी जगह जो बहुत ही सुनसान होती है। वहां वो मौका देखकर उसके पास जाता है और उसे जबरदस्ती किस वगैरह करने लगता है। वो डर जाती है, वो उसे तुरंत मना करती है। फिर वो जो है उसे रेसिस्ट करती है कि ये सब नहीं करना, वो ये सब गलत है। फिर दानिश यू टर्न ले लेता है, कहता है कि मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये एक क्लासिकल इमोशनल मैनिपुलेशन का पैटर्न था, जहां बाउंड्री तोड़ने की कोशिश की जाती है और जब सामने वाला रोकता है तो उसे प्यार और कमिटमेंट का झूठा वादा कर कर इमोशनली डैमेज किया जाता है। दानिश उन्हें कुछ दोस्तों से मिलवाता है, तौसीफ और निदा खान से। सबका अच्छा ग्रुप बन जाता है और साथ में एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगते हैं। सभी साथ में काफी वक्त बिताने लगे थे, मगर दानिश और उसके दोस्तों के इरादे तो कुछ और ही थे। वो अक्सर हिंदू धर्म और इस्लाम पर बातें करते रहते, कंपेयर करते कि इस्लाम सबसे बेहतर है। शुरुआत में तो ये सिर्फ बातें लग रही थी और यही बातें धीरे धीरे उस लड़की के दिल पर असर करने लगी। जुलाई 2022 से लेकर फेब 2026, इन 3 सालों के दरमियान जो उसके साथ हुआ वो बहुत ही शर्मनाक था। जब बर्दाश्त से उसकी बाहर हो गई, फिर उसने पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई। एफआईआर में मेंशन जो डिटेल्स थी वो ऑर्गेनाइज्ड और कैलकुलेटेड क्राइम का इशारा कर रही थी। एफआईआर के मुताबिक दानिश और उसके दोस्तों ने देवी और देवताओं के बारे में कुछ ऐसे शब्द कहे जो बहुत ही आपत्तिजनक थे, जो उसकी आस्था पर सीधा असर कर रहे थे, जिसकी वजह से वो अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। इसी मेंटल हेल्थ का फायदा उठाते हुए दानिश ने उससे शादी के झूठे वादे और इमोशनल प्रेशर के थ्रू उसे टिम्बर रोड के एक होटल पे ले जाकर उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाया। और दानिश के बाद फिर तौसीफ ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू करा और वो उसे धमकी देता कि दानिश के साथ बनी फिजिकल रिलेशनशिप की बात वो उसके घर वालों को बता देगा। इसी डर के चलते वो कभी लॉबी और कभी पेंट्री में उसके साथ जबरदस्ती करता और गलत तरीके से उसके पास जाने की कोशिश करता है। और फिर यहाँ से शुरू होता है निदा खान का रोल। वो बार बार हिंदू धर्म को नीचा दिखाती और इस्लाम को बेहतर बताती और उस पर प्रेशर डालती कि वो इस्लाम की तरफ कन्वर्ट हो जाए। एक तरफ ये बातें, दूसरी तरफ इमोशनल प्रेशर और तीसरी तरफ फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन, सब कुछ एक साथ चल रहा था।
इस ब्रेन वॉश का इतना गहरा असर हुआ उस लड़की पर कि वो धीरे धीरे अपनी आस्था से दूर होने लगी और इस्लाम की प्रैक्टिस करने लगी, हद तक के वो रोजे भी रखने लग गई थी। फिर फरवरी 2026 में एक बड़ा सच सामने आता है। एक लड़की महरीन नाम की जो उससे कांटेक्ट करती है और उसको बताती है कि वो दानिश की वाइफ है और उसके 2 बच्चे भी हैं। ये सुनकर उस लड़की के होश उड़ जाते हैं। फिर वो दानिश का सामना करती है तो दानिश ये एक्सेप्ट कर लेता है कि उसका शादी का कोई इरादा नहीं था। यहाँ एक क्लियर पैटर्न दिखाई दे रहा था। पहले दोस्ती, फिर झूठे वादे, फिर इमोशनल अटैचमेंट और फिर एक्सप्लॉयटेशंस। उसके बाद केस पुलिस तक पहुंचता है। पुलिस ने कन्वर्ट ऑपरेशन प्लान किया और कुछ कांस्टेबल को हाउसकीपिंग के रूप में टीसीएस और बीपीओ यूनिट में भेजा और 7 फीमेल ऑफिसर को अंडर कवर डिप्लॉय किया गया और फिर धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन में विक्टिम सामने आने लगे। नासिक में टोटल 9 एफआईआर दर्ज थी। सेक्सुअल हैरेसमेंट, रिलीजियस हैरेसमेंट एंड फोर्स कन्वर्जन। टोटल 9 अक्यूज थे, 7 मर्द और 2 औरतें। एक 23 साल की टीम लीडर ने भी कंप्लेन दर्ज की जिसमें सफी के अगेंस्ट इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर के आरोप लगे और दूसरी एफआईआर में रजा और शाहरुख पर हैरेसमेंट और बॉडी शेमिंग के आरोप लगे और तीसरी एफआईआर में आसिफ पर सीरियस सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगे जिसमें फिजिकल टच भी शामिल थे और एक मेल विक्टिम भी सामने आया जिसे स्कल कैप पहनने, कलमा पढ़ने और नमाज अदा करने के लिए भी फोर्स किया। उसकी रिलीजियस आइडेंटिटी को भी टारगेट किया गया और उसकी पर्सनल लाइफ का भी मजाक बनाया गया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान मालूम हुआ निदा खान का रोल तो सबसे सेंट्रल था। वो इंटरनल कंप्लेन कमेटी की मेंबर होते हुए भी कंप्लेन को इग्नोर करती थी और विक्टिम्स को प्रेशर करती थी कि वो चुप रहें। उसने एक व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू लड़कियों को टारगेट करने का सिस्टम बना रखा था जहां पर वो उन लोगों को टेस्ट करती थी और फिर अलग अलग करके उन्हें मैनिपुलेट किया जाता था और कुछ केसेस में प्राइवेट फोटोज और वीडियो के थ्रू लड़कियों को ब्लैकमेल भी किया गया। वीक इकोनॉमी बैकग्राउंड की लड़कियों को प्रमोशन का लालच देकर उन्हें ट्रैप किया गया। इस केस में एक फाइनेंशियल एंगल भी सामने आया जहां एक एम्प्लॉय ने क्लेम किया कि इस काम के पैसे मिलते थे और जैसे ही ये केस एक्सपोज हुआ निदा खान ने अपना फोन डिस्कार्ड किया और वो गायब हो गई। पुलिस अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एटीएस और एनआईए जैसी एजेंसीज को भी अलर्ट किया गया है। सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई थी कि टीसीएस नासिक बीपीओ को टेम्परेरी बंद करना पड़ा और सभी एम्प्लॉइज को वर्क फ्रॉम होम पर शिफ्ट किया गया। ये केस सिर्फ एक केस ही नहीं और ना ही सिर्फ ये क्राइम स्टोरी है, ये एक डेंजर साइन है आपके लिए भी और हमारे लिए भी। हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि हर दोस्त जेन्युइन नहीं होता। अगर कोई बार बार आपकी बाउंड्रीज, आपके बिलीव्स और आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है तो इसे लाइटली ना लो, ये बहुत डेंजर हो सकता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू रियल क्राइम स्टोरी। जनवरी 2022
नासिक के शहर देवलाली कैंप के लव विद मार्केट में 23 साल लड़की की मुलाकात दानिश शेख से होती है। कैजुअल शुरू हुई बातों से मालूम पड़ता है कि दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे और दोनों ने सेम ही कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट की। अब एक कॉमन कनेक्शन होने की वजह से वो लड़की उसके साथ कंफर्ट फील करती है। फिर दानिश उसे बताता है कि वो टीसीएस कंपनी में जॉब करता है, वो चाहे तो उसकी हेल्प कर सकता है जॉब में। ये लड़की के लिए एक मौका होता है और यहाँ से उनकी बात आगे बढ़ना शुरू होती। फिर वो अपना बीसीए कंप्लीट करती है और दानिश के कहने पर वो टीसीएस कंपनी में अप्लाई करती है, जहां उसे एसोसिएट की पोस्ट पर सिलेक्ट कर लिया जाता है। अब दोनों की सेम कंपनी होती है तो मिलना और भी आसान हो जाता है। धीरे धीरे दोनों कॉल्स, मैसेज, कैंटीन, साथ आना जाना ये सब बढ़ जाता है और ये सब ऊपर से देखने में बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। हेलो एवरीवन, मैं अरीबा खान। तो चलिए आगे की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। लेकिन जुलाई 2022 पहली बार कुछ चीजें बदलती हुई नजर आई। दानिश उसे देवलाली कैंप बुलाता है, एक ऐसी जगह जो बहुत ही सुनसान होती है। वहां वो मौका देखकर उसके पास जाता है और उसे जबरदस्ती किस वगैरह करने लगता है। वो डर जाती है, वो उसे तुरंत मना करती है। फिर वो जो है उसे रेसिस्ट करती है कि ये सब नहीं करना, वो ये सब गलत है। फिर दानिश यू टर्न ले लेता है, कहता है कि मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये एक क्लासिकल इमोशनल मैनिपुलेशन का पैटर्न था, जहां बाउंड्री तोड़ने की कोशिश की जाती है और जब सामने वाला रोकता है तो उसे प्यार और कमिटमेंट का झूठा वादा कर कर इमोशनली डैमेज किया जाता है। दानिश उन्हें कुछ दोस्तों से मिलवाता है, तौसीफ और निदा खान से। सबका अच्छा ग्रुप बन जाता है और साथ में एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगते हैं। सभी साथ में काफी वक्त बिताने लगे थे, मगर दानिश और उसके दोस्तों के इरादे तो कुछ और ही थे। वो अक्सर हिंदू धर्म और इस्लाम पर बातें करते रहते, कंपेयर करती कि इस्लाम सबसे बेहतर है। शुरुआत में तो ये सिर्फ बातें लग रही थी और यही बातें धीरे धीरे उस लड़की के दिल पर असर करने लगी। जुलाई 2022 से लेकर फैब 2026, इन 3 सालों के दरमियान जो उसके साथ हुआ वो बहुत ही शर्मनाक था। जब बर्दाश्त से उसकी बाहर हो गई, फिर उसने पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई। एफआईआर में मेंशन जो डिटेल्स थी वो ऑर्गेनाइज्ड और कैलकुलेटेड क्राइम का इशारा कर रही थी। एफआईआर के मुताबिक दानिश और उसके दोस्तों ने देवी और देवताओं के बारे में कुछ ऐसे शब्द कहे जो बहुत ही आपत्तिजनक थे, जो उसकी आस्था पर सीधा असर कर रहे थे, जिसकी वजह से वो अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। इसी मेंटल हेल्थ का फायदा उठाते हुए दानिश ने उससे शादी के झूठे वादे और इमोशनल प्रेशर के थ्रू उसे टिम्बर रोड के एक होटल पे ले जाकर उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाया और दानिश के बाद फिर तौसीफ ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू करा और वो उसे धमकी देता कि दानिश के साथ बनी फिजिकल रिलेशनशिप की बात वो उसके घर वालों को बता देगा। इसी डर के चलते वो कभी लॉबी और कभी पेंट्री में उसके साथ जबरदस्ती करता और गलत तरीके से उसके पास जाने की कोशिश करता है। और फिर यहाँ से शुरू होता है निदा खान का रोल। वो बार बार हिंदू धर्म को नीचा दिखाती और इस्लाम को बेहतर बताती और उस पर प्रेशर डालती कि वो इस्लाम की तरफ कन्वर्ट हो जाए। एक तरफ ये बातें, दूसरी तरफ इमोशनल प्रेशर और तीसरी तरफ फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन, सब कुछ एक साथ चल रहा था। इस ब्रेन वॉश का इतना गहरा असर हुआ उस लड़की पर
कि वो धीरे धीरे अपनी आस्था से दूर होने लगी और इस्लाम की प्रैक्टिस करने लगी, हद तक के वो रोजे भी रखने लग गई थी। फिर फरवरी 2026 में एक बड़ा सच सामने आता है। एक लड़की महरीन नाम की जो उससे कांटेक्ट करती है और उसको बताती है कि वो दानिश की वाइफ है और उसके 2 बच्चे भी हैं। ये सुनकर उस लड़की के होश उड़ जाते हैं। फिर वो दानिश का सामना करती है तो दानिश ये एक्सेप्ट कर लेता है कि उसका शादी का कोई इरादा नहीं था। यहाँ एक क्लियर पैटर्न दिखाई दे रहा था। पहले दोस्ती, फिर झूठे वादे, फिर इमोशनल अटैचमेंट और फिर एक्सप्लॉयटेशंस। उसके बाद केस पुलिस तक पहुंचता है। पुलिस ने कन्वर्ट ऑपरेशन प्लान किया और कुछ कांस्टेबल को हाउसकीपिंग के रूप में टीसीएस और बीपीओ यूनिट में भेजा और 7 फीमेल ऑफिसर को अंडर कवर डिप्लॉय किया गया और फिर धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन में विक्टिम सामने आने लगे। नासिक में टोटल 9 एफआईआर दर्ज थी। सेक्सुअल हैरेसमेंट, रिलीजियस हैरेसमेंट एंड फोर्स कन्वर्जन। टोटल 9 अक्यूज थे, 7 मर्द और 2 औरतें। एक 23 साल की टीम लीडर ने भी कंप्लेन दर्ज की जिसमें सफी के अगेंस्ट इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर के आरोप लगे और दूसरी एफआईआर में रजा और शाहरुख पर हैरेसमेंट और बॉडी शेमिंग के आरोप लगे और तीसरी एफआईआर में आसिफ पर सीरियस सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगे जिसमें फिजिकल टच भी शामिल थे और एक मेल विक्टिम भी सामने आया जिसे स्कल कैप पहनने, कलमा पढ़ने और नमाज अदा करने के लिए भी फोर्स किया गया। उसकी रिलीजियस आइडेंटिटी को भी टारगेट किया गया और उसकी पर्सनल लाइफ का भी मजाक बनाया गया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान मालूम हुआ निदा खान का रोल तो सबसे सेंट्रल था। वो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी की मेंबर होते हुए भी कंप्लेंट को इग्नोर करती थी और विक्टिम्स को प्रेशर करती थी कि वो चुप रहें। उसने एक व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू लड़कियों को टारगेट करने का सिस्टम बना रखा था जहां पर वो उन लोगों को टेस्ट करती थी और फिर अलग अलग करके उन्हें मैनिपुलेट किया जाता था और कुछ केसेस में प्राइवेट फोटोज और वीडियो के थ्रू लड़कियों को ब्लैकमेल भी किया गया। वीक इकोनॉमी बैकग्राउंड की लड़कियों को प्रमोशन का लालच देकर उन्हें ट्रैप किया गया। इस केस में एक फाइनेंशियल एंगल भी सामने आया जहां एक एम्प्लॉय ने क्लेम किया कि इस काम के पैसे मिलते थे और जैसे ही ये केस एक्सपोज हुआ निदा खान ने अपना फोन डिस्कार्ड किया और वो गायब हो गई। पुलिस अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एटीएस और एनआईए जैसी एजेंसीज को भी अलर्ट किया गया है। सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई थी कि टीसीएस नासिक बीपीओ को टेम्परेरी बंद करना पड़ा और सभी एम्प्लॉइज को वर्क फ्रॉम होम पर शिफ्ट किया गया। ये केस सिर्फ एक केस ही नहीं और ना ही सिर्फ ये क्राइम स्टोरी है, ये एक डेंजर साइन है आपके लिए भी और हमारे लिए भी। हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि हर दोस्त जेन्युइन नहीं होता। अगर कोई बार बार आपकी बाउंड्रीज, आपके बिलीव्स और आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है तो इसे लाइटली ना लो, ये बहुत डेंजर हो सकता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी।